नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हम लेकर आए हैं देश की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वसूली गैंग पर कसा शिकंजा, अनिल देशमुख से 14 अप्रैल को सीबीआई करेगी पूछताछ। रियाज काजी को लेकर वाजे के ठिकानों पर पहुंचेगी एनआईए। चुनाव आयोग का ममता पर बड़ा एक्शन, भड़काऊ बयान देने पर लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध। ईसी के खिलाफ धरने पर बैठी ममता। राजस्थान के छावड़ा में उपद्रवियों का आतंक, हिंदुओं की कई दुकानों को जलाया, इलाके में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा भी बंद। यूपी में ओवैसी की पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स, यति नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी के सिर कलम करने का पोस्टर लगाया, कानपुर पुलिस ने लिया एक्शन। और कोरोना संकट के बीच देश के लिए अच्छी खबर, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिली आपातकालीन मंजूरी। सबसे पहले बात करेंगे वसूली गैंग की, जिस पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। वसूली के आरोपों की वजह से कुर्सी गंवाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई 14 अप्रैल को देशमुख से पूछताछ करेगी। इस दौरान देशमुख से वसूली और वाजे कनेक्शन को लेकर कई तीखे सवाल दागे जाएंगे। वहीं एनआईए की गिरफ्त में आए वाजे और उसके करीबी रियाज काजी पर भी सख्ती बढ़ गई है। एनआईए अब रियाज काजी को लेकर वाजे के तमाम अड्डों पर जाएगी और साजिश के तार ढूंढने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार वाजे को बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर साहब, उद्धव सरकार अपने ही चहेते को बर्खास्त करने की बात कर रही है। दरअसल ये चहेता इनका जो है वो कह सकते हैं भेदी बन गया है जी। वो सारे राज उगल रहा है और जितने लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कई लोग सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। मतलब ये कि किन की आदेश पे, किस वजहों से, कहाँ से और किस स्कीम के तहत ये वसूली किया कर रहे थे। जिस तरह का वो इल्लीगल काम कर रहे थे, 5 स्टार होटल में जाकर के रह करके करेंसी नापने वाली मशीन के साथ वो क्या कर रहे थे, ये सारे भेद ये लोग खोल रहे हैं। और इसलिए उद्धव सरकार को लग रहा है कि ये चहेता अब बिल्कुल ही विभीषण बन गया है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। काजी को सस्पेंड कर दिया गया, अब वाजे को भी सस्पेंड करने की तैयारी उद्धव सरकार कर रही है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है वो अनिल देशमुख की पूछताछ से हो रहा है। अनिल देशमुख को कल बुलाया गया है। 6 अधिकारियों की टीम है जो अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी, जिसमें 2 एसपी लेवल के अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जो अनिल देशमुख से वो सवाल करने वाले हैं जो अब तक एनआईए, वाजे की डायरी, सिंधे की डायरी और 2 जो निजी सहायक जो पीए हैं इनके, उनसे जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी मिली है, उसको लेकर के वो पूछताछ किया जाएगा। अब इसमें वो फंसेंगे या किसी और को फंसाएंगे ये कल मालूम चलेगा। लेकिन आपने एक और जो बात कही कि ये जो एनआईए की टीम काजी को उन जगहों पे लेकर के जा रही है, वाजे के ठिकानों के ऊपर, तो इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि ये जो काजी है रियाज काजी, वो सचिन वाजे का दाहिना हाथ था। वो सारे काम में लिप्त है और इन सब जगहों पे पहले सिंधे को और वाजे को ले जाया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा चुकी है, जिसको कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करने का जो काम जो है वो किया जा चुका है। अब काजी को पकड़ के लेकर के जा रहे हैं ताकि जो सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसमें कोई लूप होल ना हो या इन तीनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं हो। अगर विरोधाभास निकलता है तो ये जो जांच है वो और दिशा में जाएगी और ऐसा लगता है कि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं तो उसको सच मान करके एनआईए एक अलग रास्ते पे इसको जांच को लेकर के जाएगी। कहने का मतलब ये है महाराष्ट्र की सरकार दलदल में फंस चुकी है। जी,
अब खबर बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी की भड़काऊ बयानबाजी और बदजुबानी पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। आयोग ने ममता दीदी पर 24 घंटे के लिए प्रचार पर रोक लगा दी है, जिससे ममता सोमवार रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी। हालांकि आयोग ने बीजेपी के एक नेता पर भी 48 घंटे की यही कार्रवाई की है, पर इसी के फैसले से बौखलाई ममता ने फिर अपनी नौटंकी शुरू की और कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास व्हीलचेयर पर ही धरने पर बैठ गई। डॉक्टर साहब, इसे क्या कहें अब कि फाइनल हार से पहले ममता ड्रामे पर ड्रामे कर रही है? देखिए, जब चुनाव हारता है कोई शख्स तो ठीक वैसा ही बिहेव करता है जैसा ममता कर रही है। ये उसके लक्षण दिख रहे हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं भाई, कोई पहली महिला है ये, या पहली नेत्री है, या पहला नेता है, या पहली पार्टी है जिसके तरफ से इस तरह का प्रतिबंध लगाया हो, 24 घंटा 48 घंटे के लिए प्रचार प्रसार के लिए रोका गया हो। अभी कुछ दिन पहले वहाँ जो डिप्टी सीएम असम के हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो तो बीजेपी के हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा था। आदमी चुनाव के भावावेश में कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसे लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन तो अपना काम करेगा। लेकिन दरअसल ये छाती पीटने वाली जो गैंग जो है ना, इनको लगता है कि भाई बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन हो जाए, ओ माय गॉड, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ब्लैक डे, डेमोक्रेसी, पता नहीं क्या 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 क्या। ये बकवास है। थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियंस ये नई नई चीज़ों को ईजाद कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ड्रामा करने पहुंच गई है। गांधी मूर्ति के सामने वो पेंटिंग बना रही है, वो पता नहीं क्या पेंटिंग है, उसमें भी मजाक उड़ रहा है कि पता नहीं किस तरह का पेंटिंग ये बनाती है। अब पेंटिंग बना रही थी, इनको ये था कि वो जब धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगी तो कलकत्ता के हुजूम पहुंच आएगा, जन सैलाब वहां पे आ जाएगा, और उसके बाद इनका प्लान ये था कि वो दिन भर वहीं पे उपवास करेंगी और वहां 6 बजे वहां से वो निकलेंगी। 8 बजे तक के लिए प्रतिबंध था और 8 बजे वो कलकत्ता के ठीक बगल में एक शहर है बारासात में जाकर के एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। अब हुआ ये कि खबर बीच में आ गई कि ममता के खिलाफ तो एक्शन ही हुआ, साथ में राहुल सिन्हा के ऊपर एक्शन हो गया, साथ में शुभेंदु अधिकारी को वार्निंग दी गई, साथ में दिलीप घोष के ऊपर एक्शन हो गया। आपके एक नेता के खिलाफ एक्शन हुआ, वहां 3-3 लोगों के खिलाफ एक्शन हो गया। राहुल सिन्हा के खिलाफ जो है वो 48 घंटे का बैन है, दिलीप घोष के 24 घंटे का बैन है, बाकी कई लोगों को चेतावनी दी गई है। तो ये जब हो गया तो इनकी सारी नौटंकी जो फेल हो गई जी। तो ये हर चीज में वो विक्टिम खुद को साबित करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये हारे हुए नेता की निशानी है जी। और अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के कांग्रेस राज में हिंदुओं पर जमकर अत्याचार हो रहा है। छावड़ा इलाके में उपद्रवियों ने हिंदुओं की 100 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया। जब लोगों ने उनका विरोध किया तो इन बलवाइयों ने पत्थरबाजी भी की और तोड़फोड़ भी। इन उपद्रवियों की हिम्मत का अंदाजा लगाइए कि इन्होंने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। हंगामा बढ़ने पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई। डॉक्टर साहब, कांग्रेस राज का हाथ दंगाइयों के साथ? देखिए, दंगा कहीं भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का राज हो, कम्युनिस्टों का हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की घटना घट जाती है तो फिर सरकार, प्रशासन, पुलिस वहाँ पे क्या कार्रवाई करती है। ये घटना बहुत ही छोटी सी घटना से इतना बड़ा बवाल मचा है। ये एक ठेले पे, फ्रूट शॉप पे, वो फल खरीदने के दौरान बहसा बहसी होता है और धीरे धीरे बहस जो है वो धक्का मुक्की, फिर झगड़ा, फिर 2 कम्युनिटी सामने आ जाते हैं और उसके बाद शांति दूतों का हंगामा जो चालू हो जाता है। कोई कुछ नहीं कर रहा। ये तमाम हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म के ऊपर धंधा करने वाली जो दिल्ली में लुटियन मीडिया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। किसी दूसरे राज्य में अगर हो गया होता तो ये अभी तक न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हेडलाइंस में छप गया होता। ये लिंचिंग ब्रिगेड जो है ये अपना काम कर रहा होता। लेकिन चूंकि हिंदुओं की दुकान जलाई गई है और ये कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, तो कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ पे सेकुलर पार्टी की सरकार हो, जिन राज्यों में वहाँ हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी अत्याचार हो जाए, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। बंगाल में एक पुलिस इंस्पेक्टर बिहार का, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, उसको लिंच कर दिया गया। ये कहाँ है राहुल गांधी?
ये कहाँ है प्रियंका वाड्रा? ऐसे तो हर जगह मुंह उठा के पहुंच जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की मौत होगी तो इनको जो है मजा आता है इस तरह की खबरों से। ये लोग जिसको कह सकते हैं कि हिपोक्रेट्स टू द हिल्ट, माने अंदर तक, जड़ तक इनकी हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज हो रही है। अब देखना ये है कि ये खबर मीडिया वाले भी नहीं चला रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है, लोग कहते हैं भाई ये गोदी मीडिया टेलीविजन वालों को, लेकिन वो टेलीविजन वाले भी तो बता नहीं रहे, कोई रिपोर्टर पहुंचा नहीं। जब ये पॉलिटिकली ट्विस्टेड होता है तो देखिए कैसे हाथरस में सब लोग पहुंच जाते हैं, कैसे ये जो नोएडा में लिंचिंग का केस हुआ तो वहां पहुंच गए, जमशेदपुर पहुंच गए। वो सारा जो करमचंद बनने की जो कला है वो अचानक से इनकी निखर आती है, और हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो सब अपने अपने कोने में घुस जाते हैं। एक शर्मनाक घटना है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर एआईएमआईएम से जुड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी में अपनी डर्टी पॉलिटिक्स का नया खेल खेला। दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ पार्टी ने बेहद विवादित और जहर बुझे पोस्टर लगाए। पोस्टर के सबसे ऊपर हरी पट्टी में एआईएमआईएम कानपुर लिखा था। नीचे धारदार हथियार दिखाकर यति नरसिम्हानंद और रिजवी का सिर उनके शरीर से अलग दिखाया गया था। कानपुर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पोस्टर हटा दिया और आरोपियों की तलाशी भी तेज कर दी। डॉक्टर साहब, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसी घिनौनी राजनीति का मतलब क्या है? अब ये समझ लीजिए कि जस्ट इस सिचुएशन को उल्टा आप कर दीजिए कि ये पोस्टर किसी हिंदू संगठन ने लगाया होता जी। और वहाँ जो दो शख्स हैं उसमें एक मौलाना और एक जो है वहाँ पे कोई पादरी होता, क्रिश्चियन फादर। न्यूयॉर्क टाइम्स में बवाल चल रहा होता, पूरी दुनिया भर में बवाल चल रहा होता कि फासिज्म आ गया देश के अंदर, यहां हिंदू फासिस्ट सरकार आ गई है, फासिज्म आ गया है, संविधान खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। सारे लोग नाच रहे होते, अभी सारा काम धाम छोड़ करके सोशल मीडिया पे ये जो क्लब हाउस गैंग जो है वो अपने काम पे लग गया होता, रोजगार मिल गया होता इन लोगों को। लेकिन कोई हिंदू महंत के गर्दन को काट के उस तरह की विभत्स तस्वीरें आप पब्लिक में छाप रहे हैं, एक शब्द किसी के मुंह से कंडेमनेशन का नहीं निकलेगा? क्यों भाई? और चूंकि इस पोस्टर के ऊपर एमआईएम का नाम है तो ये तो दायित्व तो बनता है ओवैसी साहब का कि वो फौरन इस तरह की चीजों को कंडेम करें। वहां से भी कोई अभी तक नहीं आया है, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में भले आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक आया नहीं। आपके कार्यकर्ता इस तरह की चीजें लिखेंगे और उसमें रिलीजियस नारे लिखे हुए हैं, रिलीजियस नारे लिखे हुए हैं। एक बात समझ लीजिए कि भाई देखिए, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म वो करता हो, उनके जो धर्मों के जो प्रतीक होते हैं उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। और अगर इस तरह की चीजें हो जाती है तो उसको पनिश करने का काम कानून का है। आप सड़क पे कुल्हाड़ी लेकर के मारने नहीं निकल जाएंगे, इस तरह के पोस्टर्स नहीं छाप सकते हैं अगर आप कहें भी तो। लेकिन इस हिंदुस्तान में ये अजीबोगरीब स्थिति है। ये लोग फासिज्म फासिज्म ज्यादा चिल्लाते हैं। अरे भाई, फासिज्म में तो जहां हिटलर था वहां तो माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, ज्यूज प्रताड़ित हो रहे थे। हिंदुस्तान का फासिज्म भी बड़ा अजीब है। यहां प्रताड़ित होता है हिंदू, प्रताड़ित करने वाला कौन होता है? वो माइनॉरिटी। और उसके बाद ये लोग छाती पीटने वाले। तो ये जो ट्विस्टेड लॉजिक है इन लोगों का, ये बड़ा ही शर्मनाक है। और ये जो सेकुलर गैंग है, ये अब तक इस पोस्टर के ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो भाई? क्यों नहीं? ऐसा जस्ट अगर यही उल्टा हो गया होता, अभी देखिए सोशल मीडिया पे कोई दूसरा चलता ही नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स तो वाशिंगटन पोस्ट में ये देश के गद्दार सब जो है $500 के ऊपर लेख लिखना चालू कर दिए होते कि किस तरह से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म है। तो शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो पब्लिक डिस्कोर्स में हमेशा
बहुत ही जो कह सकते हैं कि इलॉजिकल स्टैंस रखते हैं। जी, आखिरी खबर कोरोना से जुड़ी है। कोरोना के विकराल रूप के बीच एक राहत की खबर आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे बढ़ती संख्या में वैक्सीनेशन भी हो पाएगा। क्योंकि भारत के एक एक दिन में कोरोना के 1,60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। डॉक्टर साहब, क्या इससे कुछ राहत मिलेगी? देखिए, सिर्फ स्पुतनिक को तो आज दिया गया है, ये डॉक्टर रेड्डी के लैब में इसको बनाया भी जा रहा है, कुछ आयात भी किया जाएगा। लेकिन जो सरकार है, सरकार एक स्टेप आगे चल रही है। आज खबर ये आई है कि जितने भी और भी जो वैक्सीन्स हैं जिसे WHO के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है, अलग अलग देशों में वो काम कर रहा है, इन सब को इस तरह की कम से कम माने 1 दर्जन से ज़्यादा इस तरह के वैक्सीन जो हैं अभी बाजार के अंदर है, इन सब को एक साथ भारत की सरकार उसे मान्यता देने वाली है, ताकि ये सारे लोग भी हिंदुस्तान उस तरह के वैक्सीन को दे सके और ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन अब इसमें भी राजनीति हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि भाई आप फर्जी आंकड़ा दिखा करके ये कह रहे हो कि भाई हमारे यहाँ कमी है, हमारे पास नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि 1 साल तक लोगों को लगा, और खास करके उस तरह के मंत्रियों को जो, अब ये कोई अनायास नहीं है, बोलने में खराब लगता है, सुनने में भी खराब लगेगा, लेकिन हकीकत है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए 80% जो स्पाइक हुआ है वो महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरल है, छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़। अब आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो आसपास है, झारखंड आसपास है, पर छत्तीसगढ़ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? राजस्थान में से क्यों विकराल रूप ले रहा है? पंजाब में, महाराष्ट्र में? तो ये अपने आप में एक अलग तरह का सवाल है जिसका जवाब बाद में ढूंढा जाएगा। लेकिन इन दिल्ली के अंदर भी वही हाल है। इन मुख्यमंत्रियों ने, इन लोगों ने सोचा कि भाई सब कुछ खतरा खत्म हो गया है। आज मुंबई में मालूम चल रहा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं। भाई इतने दिन कर क्या रहे थे? सारा दिमाग, सारा एनर्जी जो है वो 100 करोड़ की उगाही में लगाया हुआ था। तो ऑक्सीजन की मुहैया कैसे कोई कराएगा? सिलेंडर्स के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। अभी फिर ये दिल्ली में छाती पीट रहे, भाई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। बर कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे अरविंद केजरीवाल? माने एडवर्टीजमेंट शूट करने के अलावा दूसरा भी काम मुख्यमंत्री का होता है। ये अकल है या नहीं है? तो ये तमाम लोगों ने मजाक बना लिया। सब लोगों को लगा कि भाई अगर कोरोना देश के अंदर में है तो वो ठेका एक आदमी के पास है, लोग मरेंगे तो मोदी, और जब सक्सेसफुली उसको टैकल कर लिया तो कहे भाई मुख्यमंत्री। तो यही धंधे में ये लोग लगे हुए थे। तो इनकी चूक है कि आप अभी तक साल भर के बाद भी आप व्यवस्था नहीं क्रिएट कर सके, और अब जब एक पैनिक सिचुएशन आ गया है तो उसके ऊपर राजनीति आप शुरू कर रहे हैं। तो इतना घृणित सिचुएशन है, इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार है। इन नेताओं, इन सरकारों के चक्कर में मत पड़िए। ये सब नकारे लोग हैं। आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है, खुद उसके लिए इंतज़ाम कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, और जैसे हम लोगों ने टीका लगा लिया है, आप लोग भी टीका लगाएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।